नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता। एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने नोटबंदी को बताया जायज, कहा विरोध करने वाले पूर्व सूचना नहीं मिलने से परेशान। विपक्ष ने की माफी की मांग। नोटबंदी पर संसद में गतिरोध जारी। प्रधानमंत्री के बाहर बयान देने पर विपक्ष नाराज। राहुल गांधी ने दोहराया, सदन में बोले पीएम। अब सिर्फ आरबीआई से बदले जा सकेंगे पुराने नोट। बैंकों में बेहिसाब डिपॉजिट पर लग सकता है 50 से 90% टैक्स। फैसले की वैधता पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली एनसीआर में पटाखों की खरीद बिक्री पर पाबंदी। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक लाइसेंस पर लगाई रोक। प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों का पता लगाने का निर्देश। और हांगकांग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची पीवी सिंधु और समीर वर्मा। साइना नेहवाल की चुनौती खत्म। भारत इंग्लैंड के बीच मोहाली में आज से तीसरा टेस्ट। खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की आलोचना करने वालों को आड़े हाथों लिया है। संसद भवन परिसर में हुए कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आलोचना वही लोग कर रहे हैं जिन्हें काला धन सफेद करने का वक्त नहीं मिला। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए संकल्पबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की आलोचना को पूरी तरह खारिज कर दिया है। भारतीय संविधान के नवीनतम अंक का विमोचन करते हुए उन्होंने कहा कि फैसले का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार ने इसे तुरंत लागू किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आलोचना करने वालों को अगर 72 घंटे मिल जाते तो वो इसकी तारीफ करते। मैं समझता हूं कि मुद्दा ये नहीं है कि सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की। ऐसे लोगों की पीड़ा इस बात की है कि सरकार ने किसी को तैयारी करने का समय नहीं दिया। दिल्ली के बाद बठिंडा की एक रैली में भी प्रधानमंत्री ने काले धन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि काला धन और भ्रष्टाचार देश को दीमक की तरह चाट रहा है। भ्रष्टाचारियों को फिर से अगर उठने नहीं देना है, काले धन वालों को उठने नहीं देना है, तो मैं देशवासियों से आग्रह करता हूं कि आप अपने मोबाइल फोन में ही बैंक का ब्रांच बना दो। प्रधानमंत्री के इन बयानों से विपक्षी दल सहमत नहीं है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि काले धन से लड़ाई में सभी दल एक साथ हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से संसद में बयान की मांग की कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो लोकसभा में आकर डिस्कशन नहीं कर रहे। मेन इशू ये है, जैसे प्रधानमंत्री लोकसभा में आएंगे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो अंदर नहीं बैठना चाहते हैं। देश में 9 नवंबर से नोटबंदी का फैसला लागू हुआ है। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री संसद में आकर बहस में हिस्सा लें और सभी सवालों के जवाब दें। पंचरण मिश्रा, राज्यसभा टीवी। वहीं राज्यसभा में शुक्रवार को भी गतिरोध की वजह से नोटबंदी पर चर्चा नहीं हो सकी। विपक्ष ने प्रधानमंत्री से सदन के बाहर दिए बयान पर विरोध जताते हुए माफी की मांग की। सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए सदन की कार्यवाही में बाधा डालने का आरोप लगाया। गतिरोध की वजह से सदन की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। सदन में 7वें दिन भी नोटबंदी पर गतिरोध जारी रहा। विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद के बाहर दिए बयान पर आपत्ति जताते हुए उनसे माफी की मांग की। साथ ही चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री की मौजूदगी को लेकर भी अपनी मांग पर अड़े रहे। लाइब्रेरी में एक फंक्शन कर रहे थे और वहां उस बुक रिलीज फंक्शन में उन्होंने एक बहुत गंभीर आरोप विपक्ष पर लगाया, पूरे विपक्ष पर। और विपक्ष राज्यसभा के एमपीज भी आते हैं, लोकसभा के एमपीज भी आते हैं, पूरे देश की विधानसभाओं के एमएलए एमएलसीज भी आते हैं। प्रधानमंत्री कुछ भी कर सकते हैं। अरे जब अपोजिशन के बारे में बोलते हैं, अपोजिशन के बारे में बोलते हैं, अपोजिशन के रिप्रेजेंटेटिव्स तो यहाँ हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी हाउस के अंदर ना बोलते, हाउस के बाहर बार बार ये कह रहे हैं और आज भी उन्होंने इस बात को दोहराया है।
आपके साथ बैठ करके ये जो बात कही गई है कि सारा परिषद जो है वो पूरी तरह से इस काले धन के बारे में इसलिए नाराज है कि इनको बताया नहीं गया था। ये बहुत गंभीर आरोप है, इसलिए प्रधानमंत्री को आकर के इस मामले में Everyone who opposes this policy, that does not mean he is a saint and we are all devils. Why is he having this problem? That means nobody wants discussion. क्या करेगा? हालांकि सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए चर्चा में बाधा डालने का आरोप लगाया। उस सदन उसका नोटिस नहीं लेगा। ये तो पहली दफा मैं सुन रहा हूँ सर। ये तो मैं पहली दफा सुन रहा हूँ। कांग्रेस, टीएमसी और बीएसपी सांसद विरोध जताते हुए सभापति के आसन के करीब आ गए, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही में बाधा आई। गतिरोध की वजह से पहले शून्यकाल और फिर प्रश्नकाल की कार्यवाही बाधित हुई। भोजनावकाश के बाद भी सदन में गतिरोध जारी रहा। आखिरकार सदन की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। विशाल दहिया और पंचानन मिश्रा के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी के मुद्दे पर विपक्षी दलों के विरोध के चलते लगातार 7वें दिन भी लोकसभा की कार्यवाही बाधित रही। विपक्ष ने सदन में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में चर्चा की मांग की, साथ ही कार्यस्थगन प्रस्ताव रखा, जिसे स्पीकर ने खारिज कर दिया। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने एक समारोह में नोटबंदी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए बयान का विरोध किया। विपक्ष ने कार्यस्थगन कर नियम 56 के तहत तत्काल चर्चा की मांग की। और प्राइम मिनिस्टर ऐसा कहते हैं उसके बारे में I will allow 12 बजे I will allow not prepared. not now. इस मुद्दे पर कांग्रेस, टीएमसी, एआईएडीएमके, लेफ्ट और जेडीयू समेत पूरे विपक्ष ने प्रधानमंत्री से सदन में जवाब की मांग की। नोटबंदी के मुद्दे पर विपक्षी दलों के कई सदस्यों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था। You are on the custodian of the house. Yes. Where he has said those accusing government of not being prepared, not ready for the move to the house. Prime Minister should withdraw and apologize. अवरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही पहले 12 बजे तक और फिर सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। Now the House stands adjourned to meet on Monday, the 20th November 2016 at 11 a.m. लोकसभा की कार्यवाही पिछले 7 दिनों से नोटबंदी के मुद्दे पर बाधित हो रही है। विपक्ष इस मुद्दे पर मत विभाजन वाले नियम 56 के तहत चर्चा की मांग कर रहा है। वहीं सरकार नियम 193 के तहत बहस कराना चाहती है। रविंद्र सिंह शोराण के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। 500 और 1000 के नोट अब सिर्फ रिजर्व बैंक ही बदलेगा। बैंकों ने शुक्रवार से पुराने नोट बदलना बंद कर दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट नोटबंदी के फैसले की वैधता की जांच करेगा। बैंकों में पुराने नोटों की बदली बंद होने के बाद शुक्रवार को आरबीआई ने राहत का ऐलान किया। अब 500 और 1000 के पुराने नोट आरबीआई केंद्रों पर बदलवाए जा सकते हैं। एक व्यक्ति एक दिन में सिर्फ 2000 के पुराने नोट ही बदलवा सकता है। लोगों का मानना है कि बैंकों में फिलहाल नोट बदलवाने की छूट होनी चाहिए थी। उसके लिए भी टाइम मिलना चाहिए था, क्योंकि अभी भी सब लोगों के नोट पूरे नहीं हो पाए हैं और बहुत लंबी लंबी लाइन लग रही है। हर एक दिन हर दूसरे दिन जाकर लाइन में लगना पड़ता है और दिन भर की फुर्सत हो जाती है, उस दिन छुट्टी लेनी पड़ती है। 1000 के नोट और 500 के नहीं एक्सचेंज किए जाएंगे तो हमें नुकसान है और इस चीज को नोटबंदी से पहले सरकार को सोचनी चाहिए थी कि अगर नोटबंदी होनी है तो सारे अरेंजमेंट हो जाने चाहिए थे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट नोटबंदी को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर 2 दिसंबर को सुनवाई करेगा। कोर्ट ने कहा कि वो इस फैसले की वैधता और लोगों को हो रही दिक्कत दोनों पर सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत ने केंद्र से फैसले को स्पष्ट करने और लोगों की मुश्किलें दूर करने पर हलफनामा मांगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में मामला होने का हवाला देते हुए इससे जुड़ी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बैंकों में 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक जमा होने वाली अनअकाउंटेड मनी पर 50% तक टैक्स लग सकता है। पीटीआई के मुताबिक गुरुवार को हुई कैबिनेट की विशेष बैठक में इस प्रस्ताव पर विचार हुआ। टैक्स देने के बाद बची रकम का आधा हिस्सा 4 साल तक बैंक में जमा रखना जरूरी होगा। पीटीआई के मुताबिक आयकर कानून में संशोधन से जुड़ा विधेयक मौजूदा सत्र में पेश किया जा सकता है।
वहीं अगर अनअकाउंटेड धन की जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती तो इस पर 90% टैक्स लगाने का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि देश का हर शख्स जल्दी ही डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा होगा। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सरकार देश में बदलाव लाने की कोशिश में जुटी हुई है। अरुण जेटली ने कहा कि सरकार के कदमों से देश के ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटल और कैशलेस पॉलिसी के साथ जुड़ेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी नीति को अधर में लटका हुआ नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस तरह के कठिन फैसले लिए गए। नोटबंदी के बाद देश में नकदी की कमी के मुद्दे पर बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि रिजर्व बैंक समयबद्ध तरीके से बाजार में नई करेंसी उतार रहा है और जल्द ही बाजार में नए नोटों की कमी पूरी हो जाएगी। नोट बदलने की प्रक्रिया बंद करने के मुद्दे पर अरुण जेटली ने कहा कि कुछ लोग इस सुविधा का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। कर्नाटक संगीत के अग्रणी कलाकार संगीत में नए प्रयोगों की हिमायती। I thought it's very necessary that we should compose songs in all the 72 Melakathas. So I started composing at the age of 7 and completed at the age of 9. मिलिए शख्सियत में डॉक्टर बालामुरली कृष्णा से सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भटिंडा की रैली के जरिए पाकिस्तान के नागरिकों तक पहुंचने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी नागरिकों को अपने शासकों से कहना चाहिए कि वो गरीबी, काले धन और भ्रष्टाचार से लड़ें। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के खिलाफ लड़कर पाकिस्तान खुद को बर्बाद कर रहा है। प्रधानमंत्री ने सिंधु जल संधि का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि भारत सिंधु नदी के पानी का पूरा उपयोग करेगा जिससे किसानों को उनका हक मिल सके। कोई कारण नहीं है हम हमारे हक का भी इस्तेमाल न करें और मेरा किसान पानी के बिना तरसता है। आपके मुझे आशीर्वाद चाहिए भाइयों बहनों, आपके खेतों को भी लबालब पानी से भरने का इरादा लेकर के मैं चल रहा हूं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ 2 अलग अलग मुठभेड़ में सेना का एक जवान और 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। वहीं बांदीपुरा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों ने शुक्रवार को पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी को निशाना बनाया। घात लगाकर किए हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और 1 पुलिसकर्मी घायल हो गया। जवाबी कार्रवाई में आतंकी मौके से भाग निकले। इससे पहले सुबह बांदीपुरा इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। इसमें 1 जवान शहीद हो गया। वहीं सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। इधर कश्मीर घाटी में अलगाववादियों के बुलाई बंद का असर दिखाई दिया। इसके चलते दुकानें बंद रहीं और सड़कों पर वाहन भी कम चले। इसी बीच सरकार ने राज्यसभा को जानकारी दी है कि पाकिस्तान की ओर से LOC पर हाल के दिनों में कई बार आतंकी हमले किए गए। सीमा पर तनाव के चलते पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए अनुकूल माहौल नहीं है। वहीं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने सीमा पर तनाव पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाली का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि शांति और सुरक्षा कायम करने की कोशिशों का विश्व समुदाय समर्थन करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और राजधानी क्षेत्र में अगले आदेश तक पटाखों पर बैन लगा दिया है। इसके अलावा पटाखा विक्रेताओं के लाइसेंस प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी गई है। साथ ही CPCB से इस बारे में रिपोर्ट मांगी गई है। दिल्ली प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने अगले आदेश तक दिल्ली NCR में पटाखों पर बैन लगा दिया है। अब राजधानी क्षेत्र में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। This order is a landmark judgment. By this order, Delhi government is going to ban all the firecrackers, and the ban on the sale of firecrackers should not be restricted to Delhi only. It should really be extended across the country, so that the environment at large should be protected.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में पटाखों के होलसेल और रिटेल विक्रेताओं के लाइसेंस प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से पटाखे में इस्तेमाल होने वाली चीजों के नुकसान का अध्ययन करने को कहा है और इस बारे में 3 महीने में इस पर रिपोर्ट मांगी है। First, it is an order on firecrackers. Secondly, the more important part of the order is also on the smog alert system. The court is very clear that we need an effective system which informs people of the dangers of pollution and tells government what action needs to be taken as pollution increases. And this is very important step. And I think what they have told very clearly is on 2nd of December they will finalize this. सुप्रीम कोर्ट में त्योहारों पर पटाखे जलाने पर पाबंदी लगाने को लेकर याचिका दायर की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। शुक्रवार को आम आदमी पार्टी ने पंजाब में दलित घोषणा पत्र जारी किया। वोटरों को लुभाने के लिए घोषणा पत्र में कई बड़े वादे किए गए। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर दलित उप मुख्यमंत्री बनाने का भी ऐलान किया। घोषणा पत्र भी दलितों को घर देने का वादा किया गया है। शिक्षा के मामले में हाई स्कूल पास दलित छात्रों को स्कॉलर स्कीम का फायदा पहुंचाने का भरोसा दिया गया। सरकारी नौकरियों में भी दलितों के लिए आरक्षित सभी पदों को भरने का वादा किया गया। फसल का नुकसान होने पर किसानों को हर महीने 10,000 रुपए का मुआवजा देने का वादा किया गया। अरविंद केजरीवाल 20 नवंबर से 10 दिन के लिए पंजाब के दौरे पर हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने पंजाब में दलित संवाद कार्यक्रम का भी आयोजन करवाया था। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और राज्य की 30% से ज्यादा आबादी अनुसूचित जाति की है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा है कि सामाजिक समरसता के बिना राजनीतिक एकता संभव नहीं है। शुक्रवार को सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के संदेशों पर आयोजित सेमिनार में उन्होंने ये बात कही। इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री अरुण जेटली भी मौजूद थे। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की 350वीं जयंती के मौके पर दिल्ली में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह के त्याग और समर्पण से संदेश मिलता है कि भारत जैसे बहुसांस्कृतिक देश में असहनशीलता की कोई जगह नहीं है। He showed that the masses can be motivated to rise against tyrants, that there can be no political unity without social cohesion, and that religious bigotry and intolerance have no place in the multicultural tapestry of this land. समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह ने समाज के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। These historic occasions have provided us with great enthusiasm, and they also have reposed a sense of responsibility from us to reflect upon the significance of the message of these events and their place in the contemporary order of things in our country and abroad. समारोह में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह के बताए रास्ते पर चलकर दुनिया की बड़ी समस्याओं से निजात मिल सकती है। Conflicts are seen all across the world. The refugee problem, the suffering, and the greater need for what was perceived to be service, seva, compassion in our whole thought, I think really relates back and takes us back to what the gurus did preach. अरुण जेटली ने गुरु गोविंद सिंह की जीवनी पर एक किताब का विमोचन भी किया। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह के जीवन पर एक फिल्म बनाने का सुझाव रखा। 2 दिन चलने वाले इस सेमिनार में समाज के अलग अलग वर्गों से आए लोग हिस्सा ले रहे हैं। कुंदन कुमार, राज्यसभा टीवी। नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर जॉर्ज जियो ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने शुक्रवार को अपने इस्तीफे की वजह बताते हुए कहा कि नई गवर्निंग बोर्ड के गठन के बारे में ना तो उनसे सलाह ली गई और ना ही उन्हें इस प्रक्रिया में शामिल किया गया। जिस तरह से अचानक से गवर्निंग बोर्ड को बदला गया वो परेशान करने वाला है और विश्वविद्यालय के विकास के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इससे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर के पद से इस्तीफा दे दिया था। वो गवर्निंग बोर्ड के मेंबर भी रह चुके हैं। मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमले की आज 8वीं बरसी है। 2008 में समुद्री रास्ते से
मुंबई में दाखिल हुए लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने आज ही के दिन पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। मायानगरी में हर तरफ दहशत का माहौल था। इस हमले में 166 बेगुनाह लोगों की मौत हो गई थी। कई लोग गोलीबारी में जख्मी हुए थे। भारतीय सेना के जवानों ने जवाबी कार्रवाई में आतंकियों को मार गिराया था, जबकि अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा गया था। कसाब की गवाही से पाकिस्तान का दोगला चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो गया था। हमले के मामले की सुनवाई के बाद कसाब को 21 नवंबर 2012 को फांसी दे दी गई, लेकिन हमले का असल मास्टरमाइंड हाफिज सईद आज भी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है। 26/11 सन 2000 आज 8 साल हो गया है। मैं अब यही कहूँगी कि उस हादसे में पहले तो मुझे 26/11 के आतंकी ने मुझे जख्म दिए हैं। आज मैं पैरों से भी माजूर हूँ। आज मैं जॉन्डिस की भी मेरे खून में जो शामिल है, आज पूरी लाइफ रहेगी, डॉक्टर का कहना है। चीन के दक्षिणी जिनजियांग प्रांत में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 6.7 मापी गई। भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर अंदर था। भूकंप का केंद्र किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान की सीमा पर एक्टो काउंटी के करीब था। किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बताया जा रहा है कि भूकंप में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। खेल की खबर। हांगकांग ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल में जीत दर्ज करके सेमीफाइनल में जगह बना ली। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में सिंधु ने सिंगापुर की शियाओई यूलियांग को 21-17, 21-23, 21-18 से हराया। पीवी सिंधु ने विश्व महिला बैडमिंटन रैंकिंग में भी शीर्ष 10 खिलाड़ियों में अपनी जगह बना ली। 2 स्थान की छलांग लगाकर सिंधु 9वें स्थान पर पहुंच गई हैं। वहीं साइना नेहवाल खराब प्रदर्शन की वजह से क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। साइना टूर्नामेंट में हांगकांग की 5वीं वरीयता खिलाड़ी च्युइंग नगान ई से 21-8, 18-21, 21-19 से हार गई। और पुरुष एकल की बात की जाए तो भारत के समीर वर्मा भी सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने मलेशिया के चोंग वेई फेंग को 21-17, 23-21 से हराया। लेकिन भारत के ही अजय जयराम हांगकांग के लोंग एंगिस से 21-15, 21-14 से हारकर बाहर हो गए। और आज से भारत और इंग्लैंड के बीच मोहाली में तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। दोनों ही टीमें मुकाबला जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगी। दोनों टीमों के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है, जिसमें टीम इंडिया ने 1-0 से वो आगे है। भारत की कोशिश सीरीज में बढ़त को बनाए रखने की होगी, तो इंग्लैंड की टीम तीसरा टेस्ट जीतकर सीरीज को बराबरी पर लाने की होगी। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने नोटबंदी को बताया जायज, कहा विरोध करने वाले पूर्व सूचना नहीं मिलने से परेशान। विपक्ष ने की माफी की मांग। नोटबंदी पर संसद में गतिरोध जारी। प्रधानमंत्री के बाहर बयान देने पर विपक्ष नाराज। राहुल गांधी ने दोहराया, सदन में बोले पीएम। अब सिर्फ आरबीआई में बदले जा सकेंगे पुराने नोट। बैंकों में बेहिसाब डिपॉजिट पर लग सकता है 50 से 90% तक टैक्स। फैसले की वैधता पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली एनसीआर में पटाखों की खरीद बिक्री पर पाबंदी। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक लाइसेंस पर लगाई रोक। प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों का पता लगाने का निर्देश। और हांगकांग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची पीवी सिंधु और समीर वर्मा। साइना नेहवाल की चुनौती खत्म। भारत इंग्लैंड के बीच मोहाली में आज से तीसरा टेस्ट। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए विशेष।